हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम लोग देखने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इसमें आपका दोनों कॉन्सेप्ट भी क्लियर कवर होंगे और आपका पीवाईक्यूज भी कवर होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो जैसे आप एक कंडक्टर मान लो। कंडक्टर में क्या होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यही चार्जेज को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो आप एक क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो कंडक्टर का। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से और यूनिट टाइम कितना चार्जेस पास होंगे, चार्जेस पर यूनिट टाइम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोल देते हैं। और आपका करंट का यूनिट क्या हो गया, आपका करंट का यूनिट एम्पियर हो गया। और चार्जेस आपका क्या हो गया, चार्ज का यूनिट आपका कूलम और टाइम का यूनिट आपका सेकेंड्स हो गया। शुरुआती दौर पे जब इलेक्ट्रॉन्स का पता नहीं लगाया गया था, तब करंट को फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज मान लिया गया और जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन था, उसे ही हम लोग ने इलेक्ट्रिक करंट का भी डायरेक्शन दे दिया। लेकिन आगे जाके ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बेसिकली चार्जेस होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट होते हैं, वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो करते हैं। जैसे इस सिमेट्रिक डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वही आपका करंट का फ्लो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे हम लोग देखते हैं कि कुछ आपका जैसे वन कॉलम ऑफ चार्जेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अराउंड 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम चार्ज होते हैं। कुछ यूनिट्स है, जैसे 1 मिली एम्पियर हो गया, जिसका वैल्यू क्या होता है 10⁻³ एम्पियर। और आपका 1 माइक्रो एम्पियर, जिसका वैल्यू होता है वो 10⁻6 एम्पियर। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज drawn by a filament of electric bulb for 10 years. Find the amount of electric charge that flows through it. तो हम सभी को पता है करंट का, हाँ, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो चार्ज का वैल्यू क्या होता है, Q इक्वल्स टू I बाई टी। आपका करंट का वैल्यू कितना है 0.5 एम्पियर और आपका टाइम कितना है 10 मिनट्स। तो इसको आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10 × 60 आपका कितना हो गया, 300 कूलम चार्ज आपका हो गया। तो आपका 300 कूलम चार्ज हो गया। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोलते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं। जैसे ये आपका कंडक्टर एक हो गया है ना, और इसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। तो इस कंडक्टर में आप किसी एक पॉइंट ये ए मान लो और ये पॉइंट आपका बी मान लो। तो ए पॉइंट से आप किसी प्लस क्यू चार्ज को इस बी पॉइंट पे ले जाने में जितना आप वर्क करोगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग उस इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो आपका क्या हो गया, वी बी माइनस वी ए पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इसको क्या बोलेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्यू। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं। और इसका यूनिट आपका क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट आपका वोल्ट होता है। 1 वोल्ट आपका 1 जूल एनर्जी, 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी में ले जाने के लिए 1 जूल एनर्जी खर्च होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोल देते हैं। इसका ऐसा यूनिट आपका वोल्ट हो गया। और एक डिवाइस होता है वोल्ट मीटर। जैसे कि हमने देखा पीछे, हमने एमीटर देखा जिसके हेल्प से हम लोग करंट का मेजर करते हैं। वैसे ही जैसे आप एक सर्किट मान लो है ना, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस करना, पता लगाना है। तो हम लोग को एक वोल्ट मीटर पैरेलल टू दिस सर्किट हम लोग को लगाना पड़ेगा। हम लोग देखेंगे आगे कि पैरेलल और सीरीज कनेक्शन क्या होता है। तो वोल्ट मीटर क्या करता है, हम लोग का 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करके देता है। आपका एक क्वेश्चन करते हैं, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कॉलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन क्या हो गया, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12, चार्ज आपका कितना है 2, तो आपका कितना हो गया वर्क डन 24 जूल। तो आपका 24 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ओम्स लॉ को देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें क्या किया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस को और करंट को हमने वेरी किया। जैसे कोई एक हमने एक ये कंडक्टर हो गया है ना, इन दोनों पॉइंट के बीच में हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। अब इन दोनों के बीच में इस कंडक्टर के अक्रॉस दिस 2 पॉइंट हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया
और उसी के अकॉर्डिंग हमने इसके थ्रू जो करंट पास होता है वो हमने मेजर किया। तो हम लोग ने क्या पाया कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब आप पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के पॉइंट के बीच में बढ़ाओगे तो आपका करंट भी बढ़ेगा। तो एक रिलेशन देता है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर जो हमने V/I करके इस हमने प्रोपोर्शनल साइन को एक कांस्टेंट के थ्रू हटाया, तो हमने इस कांस्टेंट को हमने R से रिप्रेजेंट किया और इस R ही को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे कि ये आपका कंडक्टर हो गया, तो इधर बहुत सारे एटम्स है। अब एटम्स के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं। अब अगर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ये अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में दिक्कत होगा, तो वो बेसिकली ये रेसिस्ट करेगा। ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से फ्लो होने नहीं देगा। इसी को हम लोग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इट्स एसआई यूनिट इज ओम और इसका फॉर्मूला आपका R = V/I हो गया। तो एक ओम को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि इस तरह एक ओम ये वो रेजिस्टेंस है जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, जब एक एम्पियर करंट प्रोड्यूस करता है तो जितना आपका रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है वो 1 ओम के बराबर होता है और वही आपका ये रेजिस्टेंस भी होता है। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे इससे अगर जो आप एक पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट कर दोगे तो I क्या होगा? I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा। तो करंट आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाएगा और अगर आप रेजिस्टेंस को आप डबल करते हो तो करंट हाफ हो जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू कंट्रोल करंट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज और इसी को हम लोग रियोस्टेट भी बोलते हैं। तो रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का रजिस्टर का डिवाइस है जो कि क्या करता है, उस सर्किट में अपने हिसाब से हम लोग रेजिस्टेंस चेंज करते हैं। अगर जो हम लोग रेजिस्टेंस चेंज करेंगे, रेजिस्टेंस को ऊपर नीचे करेंगे तो आपका करंट का वैल्यू भी ऊपर नीचे होगा। अब दो और टर्म है, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। कंडक्टर तो आप लोग जानते ही होंगे। कंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो वो डिवाइसेस, वो कंडक्टर जिसमें लो रेजिस्टेंस होता है, जिसमें लो रेजिस्टेंस होता है वो एक अच्छा कंडक्टर होता है। और वैसे ही बोलेंगे कि वो डिवाइसेस जिसमें हाई रेजिस्टेंस होता है वो बेसिकली पुअर कंडक्टर होता है। और जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है उसे हम लोग इंसुलेटर भी बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। जैसे कि एक ये रिलेशन बन के आता है। एक आपका तो रिलेशन क्या हो गया, एक आपका तो रिलेशन ये आएगा R = V/I और दूसरा एक और रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है R = ρL/A। तो ये क्या करता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। मतलब जो लेंथ ऑफ कंडक्टर होंगे जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपका रेजिस्टेंस आएगा और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही कम रेजिस्टेंस आएगा। मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर आप ज्यादा लोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन आप थिक वायर लोगे जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये एक रो को हम लोग रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल बोलते हैं और रेसिस्टिविटी का आपका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम पर मीटर होता है। रेसिस्टिविटी मात्र एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो है आपका टेम्परेचर। मतलब आप टेम्परेचर चेंज या करोगे, कुछ भी करोगे टेम्परेचर में, तो आपका रो का वैल्यू बदलेगा, वरना लेंथ या क्रॉस सेक्शन एरिया से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि मेटल्स एंड एलॉयज हैव वेरी लो रेसिस्टिविटी एंड आर गुड कंडक्टर्स। मतलब कि मेटल्स और एलॉयज क्या होते हैं, वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, उनमें रेजिस्टेंस कम होता है। और इंसुलेटर्स का आपका एग्जांपल क्या हो गया, अच्छा एग्जांपल रबर और ग्लास, जिनका रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। 10⁻12 हो गया, 10⁻17 हो गया। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। एलॉयज हैव हायर रेसिस्टिविटी देन देयर कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। मतलब कि कोई भी एलॉयज जो अपने कंस्टिट्यूएंट मेटल से बने हैं उनसे ज्यादा इनका रेसिस्टिविटी होता है। जैसे कि एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं आगे। जैसे कि ये देखिए, आपका कॉन्स्टेंटन एक एलॉय है जो क्या किससे मिलकर बना होता है, कॉपर और निकल। तो कॉपर और निकल से बनके बना होता है और इसका क्या होता है, रेसिस्टिविटी देखिए 49 × 10⁻⁻6। लेकिन आप कॉपर का देखोगे तो क्या है 1.62 × 10⁻⁸। मतलब इसका रेसिस्टिविटी कम है एलॉय से। वैसे ही आप क्या करोगे, निकल को देखो 6.84 × 10⁻⁸, मतलब इसका भी कम है। मतलब जो एलॉय होता है उसका रेसिस्टिविटी ज्यादा होता है। दूसरा देखते हैं, alloys do not oxidize easily at high temperature, so they are used in heating devices like
electric irons and toasters. Tungsten is used as electric bulb filaments while copper and aluminums are used as electrical transmission line. तो टंगस्टन बेसिकली क्यों यूज होता है, क्योंकि इसका मतलब ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और ये इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट में यूज करने के लिए परफेक्ट मटेरियल है और इसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है। और कॉपर और एल्युमिनियम क्यों इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में यूज करते हैं, क्योंकि इनका कंपैरेटिवली रेजिस्टेंस कम होता है, तो ये क्या करते हैं, करंट को फ्लो होने में आसानी करते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं करते हैं। तो आपका कुछ आपका एग्जाम्पल है, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 220 और आपका रेजिस्टेंस कितना है 1200, तो आपका करंट कितना होगा V/R। तो V आपका कितना है 220 बाई 1200, तो आप कैलकुलेट करोगे आ जाएगा। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कोयल विल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस इज 100 ओम। तो इसमें भी सेम फार्मूला लग जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पर तरफ बढ़ते हैं। अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material having length L/2 and area cross section 2A? तो आपका जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है R इक्वल्स टू रो L/A। तो जब L लेंथ L हो और A क्रॉस सेक्शन एरिया A हो तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 4। लेकिन पूछ रहा है कि अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, मतलब रेजिस्टिविटी सेम है, जब इसका लेंथ L/2 कर दिया जाए और आपका एरिया क्या कर दिया जाए 2A, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये बेसिकली 1/4 आ जाएगा, मतलब 1/4 ऑफ ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना है 4, तो आपका ये क्या हो जाएगा 1, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 ओम, इसका वैल्यू आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स देखते हैं। तो पहला आपका आ गया सीरीज कम्बिनेशन। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये आपका सिमेट्रिक डायग्राम है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक आपका R1 पहला रजिस्टर हो गया, फिर R2, फिर R3। तो इसमें क्या होगा, ये आपका V आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और I आपका करंट हो गया। तो इन सब में क्या पाया जाएगा कि ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस भी है, वो ये तीनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब ये तीनों के इंडिविजुअल जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या करेगा, वो सम कर जाएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस जो ये पूरा सर्किट का होगा। तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सेम करंट फ्लो होता है थ्रू आउट द सर्किट, चाहे वो R1 हो, चाहे R2 हो, चाहे R3 हो, मतलब सेम करंट फ्लो होता है थ्रू आउट द सर्किट। तो इसको आप अगर जे इसका एक तो आपका ये क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट आज हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस का ये तीनों का रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट आ जाएगा, और ये आपका I क्या हो गया, करंट हो गया, जो इसके थ्रू पास आउट करता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, V पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, V1 क्या होगा I1 R1 प्लस V2 क्या होगा I R2 और V3 क्या होगा I R3, और V को हम लोग इधर एक इक्विवेलेंट मानते हैं, तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा IR, और इसे R इक्विवेलेंट बोल देते हैं। तो IR I कट जाएगा और R इक्विवेलेंट का आपका वैल्यू क्या आ जाएगा। तो जो आपका ये इक्विवेलेंट रेजिस्टर है वो आपका इन तीनों रेजिस्टर का सम को ही हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टर बोलेंगे। हाँ, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 एम्पियर एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो आपको क्या करना है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये आपका जैसे सर्किट हो गया, या 4 ओम का आपका ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका बल्ब कितना का है, ये बल्ब आपका 20 एम्पियर का आपका ये बल्ब है। तो इसका इक्विवेलेंट आप सर्किट बनाओगे तो कैसा ये बनेगा, 4 + 20 कितना हो जाएगा आपका 24 ओम
का ये इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। तो ये आपका कितना वोल्ट है, 6 वोल्ट है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट तो कितना हो गया, 24 ओम हो गया। फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट। अब करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, I इक्वल्स टू V बाई आर। तो V आपका कितना है, 6 है 24, तो आपका 1/4 एम्पियर हो गया। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक लैंप का आपका रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम। और करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में, 1/4। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 1/4 इंटू 20 आपका कितना हो गया, 5 हो गया। 5 वोल्ट आपका इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस हो गया। तो फिर आपका कंडक्टर के अक्रॉस कितना होगा, कंडक्टर में भी हम लोग सेम करते हैं। कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है आपका, 4 ओम है। और करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1/4। तो V कितना हो गया, 4 इंटू 1/4। तो कितना आंसर आ गया, 1 ओम। तो देख सकते हो आप इन दोनों को, सॉरी 1 वोल्ट। तो ये जो आप वोल्ट को दोनों को जोड़ोगे तो ये अगेन सम कितना कर रहा है, 6 वोल्ट। तो हम लोग पीछे देखे थे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये इस एग्जाम्पल से भी साबित हो जाता है। आगे देखते हैं। और एक और चीज, अब दूसरा कॉम्बिनेशन ही होता है कि रेजिस्टर इन पैरेलल। तो ये आपका एक सिमेट्रिक डायग्राम है। तो पैरेलल का क्या मतलब हुआ कि दो पॉइंट, मतलब आप अलग अलग इधर आप रजिस्टर लगाए हो, लेकिन सभी रजिस्टर के जो एंड है इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो आई करंट इधर से अगर शुरू होगा तो करंट भले ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे I1, I2 और I3 में, लेकिन इनके अक्रॉस का जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। इनका आप सिमेट्रिक डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसा होगा। तो इनका सिमेट्रिक डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ये आपका R इक्विवेलेंट हो गया। तो तीनों में क्या है आपका, तो तीनों में आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, लेकिन I क्या हो रहा है, I डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो I क्या होगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। तो I1 का फॉर्मूला, I1 इस रजिस्टर के थ्रू पास हो रहा है, I1 R1 रजिस्टर के थ्रू। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपन R1, ऐसे ही V बाई R2 फिर V बाई R3। लेकिन अगेन हम लोग अगर ये इक्विवेलेंट रजिस्टर में देखेंगे कि इसमें I पास हो रहा है, तो I इसके लिए क्या होगा, V बाई R इक्विवेलेंट। तो इसको हम लोग V बाई R इक्विवेलेंट कर लेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों सेम है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रजिस्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पैरेलल में ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। याद रखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, लेकिन आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। ये आपका एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपका फिगर हो गया एक, तो क्या बोल रहा है, R1 का वैल्यू आपका 10 ओम है, आपका R2 का वैल्यू 40 ओम है, और R3 का वैल्यू आपका 30 ओम है, R4 का वैल्यू आपका 20 ओम है, R5 का वैल्यू आपका कितना है, 60 ओम है। हाँ, तो क्या बोल रहा है ये कि एन 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड, मतलब ये बैटरी कितना का है, 12 वोल्ट का कनेक्टेड है। तो क्या बोला, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो आप इसका एक सिमेट्रिक डायग्राम बनाओगे। तो ऊपर वाले को देखोगे कि आप वो दोनों तो इसको आप ये पहले ये सर्किट को उठाते हैं, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा आपका, 1/10 प्लस 1/40। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 40 इंटू 10 अपन 50। ये कट जाएंगे, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 आर इक्विवेलेंट ऊपर का ये जो इतना है उसका आपका कितना हो जाएगा, 8 ओम इसका वैल्यू हो जाएगा। नीचे वाले पे आते हैं, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका पैरेलल में ही है। तो आते हैं अगेन, इसका क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 62 प्लस 6 प्लस 1। आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका, 60/9। लेकिन अब इनको हम लोग देखेंगे
तो एक आपका ऊपर ही इधर आर इक्विवेलेंट आ गया और एक आपका इधर आर इक्विवेलेंट 2 आ गया। तो इनको हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, ये दोनों है, ये दोनों अब सीरीज में हो गए। तो हम लोग सीरीज में हो गए तो इनको हम लोग सीरीज कंसीडर करेंगे और सीरीज कंसीडर करेंगे तो टोटल आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट 1 प्लस आर इक्विवेलेंट 2। इधर हमने एक गलती कर दिया, ये 20 है तो क्या होगा 3 होगा, 3 to 5 + 1 6 हो जाएगा। तो अपन 6 होगा तो ये 6 10 हो जाएगा। हाँ तो 10 हो गया और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 18, टोटल 18 ओम हो गया। अब टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, अब टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो आपका ये इसको अगेन एक सिमेट्रिक डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका 18 ओम हो गया और वोल्टेज कितना है आपका, वोल्ट आपका 12 है तो आपका करंट कितना होगा V/R, V कितना है आपका 12 18, तो इतना आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना एम्पियर आपका टोटल करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं, अभी हम लोग पावर देखेंगे। पावर क्या होता है, पावर आप सभी को पता है, पावर क्या होता है, वर्क डन अपन टाइम। तो जैसे कि आप एक कंडक्टर मान लो है ना, इन दोनों के 2 पॉइंट है ए और बी, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपका बी है और ये आपका चार्ज फ्लो कर रहा है। तो एक चार्ज को आप पॉइंट बी से पॉइंट ए ले जाने में जितना आप काम करते हो अपन टाइम, इसी को हम लोग पावर बोलते हैं। तो पावर क्या हो गया, वर्क डन अपन टाइम। तो वर्क डन का एक और हम लोग पीछे फॉर्मूला देखे थे, V = वर्क डन अपन टाइम। तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, सॉरी वर्क डन अपन चार्ज। तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, V × Q अपन टाइम, और Q/T क्या होता है, आपका करंट होता है। तो पावर का फॉर्मूला आपका क्या हो गया, VI। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, बेसिकली ये वर्क डन है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या हो गया आपका, W क्या हो गया, P। तो आपका P का यूनिट क्या हो गया, आपका वाट हो गया। टाइम कितना हो गया, H आवर हो गया। तो ये आपका वाट आवर हम लोग इसे बोल देते हैं। ये यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। वैसे तो हम लोग टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जनरली जब आप कमर्शियल यूनिट का बात करते हो, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आप किलोवाट या वाट में ही बात करते हो, क्योंकि वो यूनिट बहुत ज़्यादा होता है, तो यही यूनिट ज़्यादा सुविधा होता है हम लोग के लिए। और 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट भी बोलते हैं। और इसमें आपका कितना जूल एनर्जी आएगा, ये आप कैसे देखोगे, तो जैसे इधर आते हैं तो 1 किलो वाट आवर हो गया है ना, तो 1 किलो में वाट आवर में कितना हो गया, 1000 वाट होता है। 1000 वाट में एक आवर में कितना सेकेंड्स होता है, 3600, है ना। तो ये आपका किलो वाट हो गया। तो वाट को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, जूल अपन टाइम। तो आपका टाइम कट गया और ये आपका कितना वैल्यू आ जाता है, 3.6 न्यूटन पावर 6 जूल आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक बॉल इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द वोल्ट। पावर का फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, P = V/I। आपका वोल्टेज कितना हो गया, 220.5 कितना हो गया आपका 110 वाट, आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 hours per day, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 days एट RS। मतलब 1 किलोवाट पर आवर बिजली में आपका कितना रुपया लग रहा है, 3 रुपया लग रहा है। तो आपका पूछा गया है कि तो आपको पहले पता करना होगा कि आप कितना वाट आवर एनर्जी यूज कर लेते हो। अगर आप 1 डे में आप 400 इंटू 8 आवर वाट एनर्जी यूज कर रहे हो, तो ये आपका कितना हो रहा है, 3200 वाट आवर आप एनर्जी यूज कर रहे हो। तो आप 30 डेज में कितना करोगे, इंटू 30 कर दो। फिर आप किलो वाट में कन्वर्ट करो तो कितना किलो वाट आवर ये हो जाएगा, ये 3 से ये कट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 96 किलोवाट पर आवर, सॉरी 96 किलोवाट आवर आपका एनर्जी, आप इतना एनर्जी कंज्यूम करोगे तो आप कितना, आपका रुपया कितना लगेगा, आपका टोटल रुपीज इतना खर्च हो जाएगा अगर इतना स्पेंड करोगे तो। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग क्या देखेंगे,
हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो जैसे आप लोग के घर पे हीटर जरूर होगा, तो हीटर का जो मटेरियल होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे कि आपका ये क्या बोलता है, ये करंट आपका पास करेगा, तो इसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि इस करंट को इतना अपोज करता है कि आपका हीट जनरेट करता है। वही हीट हम लोग वही हीट जनरेट करने के कारण ये हीटर हम लोग को ठंड में क्या मतलब हीट प्रोवाइड करता है और गर्मी महसूस होता है। तो देखते हैं कि अब ये हीट जो प्रोड्यूस होता है उसका वो कितना प्रोड्यूस होता है, उसको क्वांटिफाई कैसे किया जाए। तो हम लोग अभी ने देखा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू वी आई, और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, V इक्वल्स टू आई आर। ये आपका क्या हो गया, आई स्क्वायर आर हो गया। और पावर क्या होता है, एनर्जी जनरेटेड और एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम आपका पावर हो गया। तो आपका एनर्जी कितना हो गया, आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये आपका क्या फॉर्मूला हो गया, आपका हीट जनरेटेड। यही आपका हीटिंग इफेक्ट में कितना हीट जनरेट होता है, यही आपका फॉर्मूला हो गया। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इज सेकेंड इनफ 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो आपका एक फॉर्मूला क्या है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। टाइम कितना है आपका, 1 सेकेंड है। तो आप आई को क्या लिख सकते हो, आप आई को वी बाई आर लिख सकते हो। तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई बाई आर होगा, आप आर आर कट जाएगा। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच आर। एच कितना है आपका 100 और आर कितना है आपका 4। तो आपका भी कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2, आपका कितना हो जाएगा 20 वोल्ट, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वाट when heating is at the maximum rate and 360 watt when the heating is the minimum. The voltage is 220 volt. What are the current and the resistance in each case? तो आपका दो केस ले लेते हैं, when हीटिंग आपका जब मैक्सिमम रेट पे होता है तब का, और एक और केस है जब आपका मिनिमम रेट पे होता है। तो मैक्सिमम रेट पे आपका पावर कितना है, 840 वाट। वोल्टेज तो दोनों केस में सेम ही है, तो आपका V का वैल्यू कितना है, 220। तो P इक्वल्स टू वी आई होता है, आप I से आप P बाई V करके आप करंट निकाल लोगे। सेम ये केस पे भी सेम आ जाएगा, I इक्वल्स टू P बाई V कर लोगे। आपको रेजिस्टेंस चाहिए, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। तो वोल्टेज आपका, जैसे कि वोल्टेज आपका क्या है, वोल्टेज आपका दिया हुआ है और I आप इधर से ले लिए, तो आप रेजिस्टेंस भी दोनों केस में निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। The filament of a bulb is made extremely thin and long in order to achieve। अब हम लोग ने देखा है कि R क्या होता है, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है। तो R रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। अगर जब आप इसका लेंथ इंक्रीज कर रहे हो तो आपको क्या बढ़ेगा, आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। Which of the following relations represent the correct mathematical form of Ohm's law? तो Ohm's law क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है। The IV graph of three resistance R1, R2 and R3 is shown in the figure below. The correct relation between R1, R2 and R3 is, तो आपका V इक्वल्स टू आई आर है ना। तो R इक्वल्स टू V बाई आई हुआ, लेकिन ये ग्राफ I बाई V दिया हुआ है, तो I बाई V मतलब 1 बाई R। इसका स्लोप जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 बाई R को। मतलब जितना स्लोप ज़्यादा होगा तो उतना ही 1 बाई R का वैल्यू ज़्यादा होगा, मतलब R का वैल्यू उतना ही कम होगा। तो आपका सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, R3 का, मतलब 1 बाई आर वैल्यू 1 बाई R3 सबसे ज़्यादा है, मतलब R3 सबसे कम है। तो R3 आपका सबसे कम हो गया, R3 सबसे कम। उसके बाद R1 होना चाहिए, इसके बाद R2 होना चाहिए, क्योंकि फिर 1 बाई R1 का वैल्यू 1 बाई R3 से कम है और सबसे कम है 1 बाई R2 का वैल्यू। तो मतलब सबसे ज़्यादा किसका वैल्यू है, आपका R2 का वैल्यू। आपका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। A given resistance R is cut into two equal parts. The resistance of each part is, R equals to रो एल बाई ए होता है। तो आप किसी कंडक्टर को हाफ में करोगे, L को L बाई 2 कर दोगे, तो ये L बाई 2 ये भी हो जाएगा, तो आपका R का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। आगे देखते हैं। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 4 ओम रजिस्टर इन द गिवन सर्किट इज,
पहले आप इसका इक्विवेलेंस निकाल लो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन तो कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा आपका, और आपका करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, करंट कितना होता है V बाई आर, V कितना है आपका 5, R कितना है आपका 10, तो 1/2 हो जाएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 4 ओम रजिस्टर, मतलब I का वैल्यू अगर जे 1/2 एम्पियर है तो 4 ओम रजिस्टर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 4 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा आपका 2। आगे देखते हैं, द रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। मैंने आपको बोला था रेसिस्टिविटी जो ये R इक्वल्स टू रो एल बाई ए है, ये जो रो है वो बस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। इस क्वेश्चन पे आते हैं, टू वायर्स ए एंड बी आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग द सेम लेंथ बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इज 16 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी, द रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए टू दैट ऑफ वायर बी इज व्हाट। आर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो अगर जे रेजिस्टेंस ऑफ ए है कितना, रेजिस्टेंस ऑफ ए आर ए बाई आर बी कितना है 16 है, तो आपका एरिया का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/16 हो जाएगा। A wire of a given material has length L and a resistance R. Another wire of the same material having 3 times the length and twice the area of cross section will have a resistance of R की का वैल्यू क्या होता है, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है। लेंथ का क्या हो गया 3 टाइम्स हो गया और एरिया क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया, तो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया 3/2 टाइम्स। आगे बढ़ते हैं, which of the following statements are correct? 3 मेकिंग फ्यूज वायर। फ्यूज क्या होता है, जैसे आपका ये कोई एक सर्किट हो गया है ना, तो फ्यूज बेसिकली हम लोग क्यों लगाते हैं, ये आपको मान लो फ्यूज है। फ्यूज हम लोग क्यों लगाते हैं, फ्यूज इसलिए लगाते हैं ताकि मान लीजिए बाई चांस बहुत सारा एक ही बार में बहुत सारा करंट फ्लो हो गया, अब एक ही साथ में बहुत सारा करंट हो गया तो हमारा डिवाइस डैमेज हो सकते हैं। तो ये क्या करता है, करंट जो नॉर्मल करंट है उससे ज्यादा होते ही ये सर्किट को ब्रेक कर देता है। अगर सर्किट ब्रेक हो जाएगा मतलब हमारा डिवाइस सेफ रहेगा, तो फ्यूज का काम वो होता है। 3 alloy is used for making fuse wire, तो ये करेक्ट है। फ्यूज इज कनेक्टेड टू द लाइव वायर, लाइव वायर में कनेक्ट करेगा तभी तो वो काम करेगा। द मटेरियल चूजन फॉर मेकिंग फ्यूज शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, जी नहीं। अगर आप फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कर दोगे तो करंट कितना भी आएगा, करंट मान लीजिए आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया तो आपका, अभी हम लोग क्या पढ़े थे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, मतलब आप हीट का वैल्यू अगर जो आप बहुत ज्यादा जितना करंट होगा उतना ही हीट होगा, आप मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कर दोगे तो फ्यूज ना बहुत ज्यादा हीट को भी सह लेगा। अगर ये सह लेगा तो ये ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा तो हमारा डिवाइस बर्बाद हो जाएगा, हमारा डिवाइस जल जाएगा। इसलिए 3 आंसर रॉन्ग हो गया। आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बोथ 1 एंड 2। आगे देखते हैं, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी शोन इन द गिवन फिगर। तो ये दोनों आपका क्या है, ये आपका सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया 6, और ये दोनों आपका क्या है आपस में, ये आपका पैरेलल में, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1/6 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 1/r। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 और 9, तो कितना हो गया आपका 2, इसका ओम आंसर आ जाएगा। 2 wires A and B are made of same material and having the same length but different cross sectional area. If the resistance of A is 9 times the resistance of B, the ratio of radius of A to that of B is what? तो आपका रेजिस्टेंस ऑफ A टू रेजिस्टेंस ऑफ B कितना है 9 टाइम्स है, तो आपका एरिया ऑफ A टू एरिया ऑफ B कितना हो जाएगा, आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1/9 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपका रेडियस क्या होता है, अब एरिया से एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो आपका एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका क्या, किससे प्रोपोर्शनल है आपका आर स्क्वायर से, तो और स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेडियस आपका क्या हो जाएगा आर ए टू आर बी कितना हो जाएगा 1/3 आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, a metallic wire having resistivity rho is cut into 4 equal parts. The resistivity of each part is, resistivity सेम होगा, आप काट लो कुछ भी कर लो, क्योंकि रेसिस्टिविटी बस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बाकी लेंथ या एरिया किसी पे डिपेंड नहीं करता। द property that must be possessed by a material to be chosen for making heating elements of heating devices. अगर जो हीटिंग डिवाइस बनाना है, मतलब जैसे आपका कोई भी हीटर बनाना है ना, अगर आपको हीटर बनाना है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि
टेम्परेचर बढ़ते ही ये क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ते ही ये पिघल जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, रेसिस्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए। जैसे हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में देखे थे, आई स्क्वायर इक्वल्स टू आर टी। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा वो हीट प्रोड्यूस करेगा, तो उतना ही अच्छा वो हीटिंग एलिमेंट बन पाएगा। तो आपका 1 and 2, लो रेजिस्टेंस तो होगा नहीं, आपका ओनली 1 and 2 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द करंट अक्रॉस द 3 ohm रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 ohm हो जाएगा। तो आपका करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई इक्वल्स टू क्या है, V by R है। V कितना है, 5/7। ओम का वैल्यू कितना है, सॉरी रेजिस्टेंस का वैल्यू इक्विवेलेंट का 7, और सर्किट में सेम करंट फ्लो होता है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा 5/7। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R इक्वल्स टू रो L by A होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द, तो ये गलत है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर एक ट्रू है। पोटेंशियल डिफरेंट, ये तो है नहीं। करंट नो, आपका बी करेक्ट आंसर होगा। रमेश वांट टू चूज अ मटेरियल फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ अ बॉल। द चूजिंग मटेरियल शुड पोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब अगर ये रमेश बॉल बना रहा है, तो बॉल बेसिकली क्या शो कर रहा है, आपका हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है। तो हीटिंग इफेक्ट शो करने के लिए आपका मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं होना चाहिए, एबिलिटी टू ग्लो एट हाइट में ये होना चाहिए, और आपका हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो आपका क्या हो गया, बोथ 2 and 3। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द टोटल करंट इन द सर्किट। ये पिछला ही जैसा क्वेश्चन है आपका, कि क्या हो गया आपका, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। तो आपका करंट कितना हो जाएगा, 4/4, आपका 1 हो जाएगा, तो 1 आंसर। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 2200 watt at 220 volt. The minimum rating of the fuse wire to be connected to the device is। अब इलेक्ट्रिक हीटर, तो पावर इसका P equals to VI फॉर्मूला है, पावर इसका कितना है 2200, वोल्टेज कितना है 220, और तो इसका I का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका 10 एम्पियर आ जाएगा। अब फ्यूज वायर का मिनिमम रेटिंग इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर जे इससे कम रख दो आओगे आप, तो मानिए अगर जे आपका एमपी आपका ये आपका इलेक्ट्रिक हीटर मान लीजिए इस सर्किट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए 10 एम्पियर चाहिए आपका हीटर को चलने के लिए, आप 9 एम्पियर दोगे। अब इससे फ्यूज वायर का रेटिंग हुआ, तो ये तो 9 एम्पियर में, मान लीजिए 9 एम्पियर है, तो ये तो 9 एम्पियर में ही सर्किट को ब्रेक कर देगा, तो मतलब 10 एम्पियर जा ही नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रिक हीटर कभी जल ही नहीं पाएगा। इसका मिनिमम रेटिंग भी फ्यूज वायर का कितना होना चाहिए, आपका 10 एम्पियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इनकैंडेसेंट लैम्प जो है वो बेसिकली इस प्रिंसिपल पे काम करता है, और इलेक्ट्रिक गीजर भी इसी पे काम करता है। आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर इस पे नहीं काम करता है, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सब पे काम करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2। द एसआई यूनिट ऑफ इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस इज, ये आपका वोल्ट ही हो जाएगा। A wire of given material has a length L and resistance R. Another wire of the same material having 9 times the length and the same cross sectional area will have resistance। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, बाकी सब सेम है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 times रेजिस्टेंस हो जाएगा। टू रेजिस्टर्स ऑफ 4 ohm each are connected in parallel to a 5 volt बैटरी सोर्स। तो आपका करंट कितना है, टोटल करंट, तो आपका 4 ohm ये दोनों पैरेलल में लगा है, और आपका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आपका 5 है। तो इन दोनों का आपका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आपका इतना 2 हो जाएगा यूजिंग सेम फार्मूला। तो आपका करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई इक्वल्स टू V by R है, तो 5/2 आपका कितना हो जाएगा, 2.5 ओम आ जाएगा, सॉरी एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 balls A, B and C आर रेटेड एट 40 watt, 60 watt एंड 100 watt। सब पैरेलल में कनेक्टेड है, और वोल्टेज सोर्स आपका 220 वोल्ट है। विच बल्ब विल ग्लो विथ मैक्सिमम ब्राइटनेस। तो आपका 3 बल्ब है ना, 3 बल्ब है आपका, एक, दूसरा और तीसरा। तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का सेम होगा, तो जिसका जितना आपका पावर होगा एनर्जी सप्लाई करने का, वो उतना ज्यादा ग्लो करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following statement is true for a number of resistors connected in a parallel combination? All the resistors are connected between two given coin. Yes, it is correct. The equivalent resistance is more than the individual resistance. नहीं, ये गलत है। आपका जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो घट जाता है बेसिकली पैरेलल में।
और सीरीज में बढ़ जाता है, तो ये आपका गलत हो गया। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस रेजिस्टर्स इज सेम, करेक्ट है, तो बोथ 1 and 3 हो गया। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट रिलेशन बिटवीन, इनकरेक्ट रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर करेक्ट है, पी स्क्वायर बाई आर भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है आपका, ये रॉन्ग है। तो बेसिकली आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट पे चलते हैं, द फ्लो इज एंटी क्लॉकवाइज इन द गिवन सर्किट। अब आपका देखिए, ये करंट तो आपका क्लॉकवाइज ट्रेवल कर रहा है, तो हम लोग देखें तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। A source of 6 volt maintains a current of 0.5 ampere in a resistor. The power supplied by the source to the resistor is, तो पावर सप्लाई कितना हो गया IB, मतलब 6 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा आपका 3 वाट। नेक्स्ट, 3 identical resistors each of 6 ohm are connected in parallel. The equivalent resistance will be, the equivalent resistance क्या हो जाएगा 1/6 plus 1/6 plus 1/6 करो और 1/R equivalent, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका 6/3 हो जाएगा। 6 आप कॉमन लोगे तो 1 + 1 + 1 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2, तो आपका 2 एम्पियर आंसर, सॉरी ओम आंसर हो जाएगा। अब द टू बल्ब्स, वन बल्ब ग्लोज ब्राइटर देन द अदर, व्हिच बल्ब हैज अ हायर रेजिस्टेंस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं P इक्वल्स टू IB होता है, और I का वैल्यू क्या होता है V/R होता है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है दोनों अक्रॉस, और आपका पावर क्या होता है वो फ्लो करने का, वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। तो जो डिम बल्ब होगा उसका, उसमें कम पावर जनरेट हो रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, तो डिम बल्ब आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी, तो ये सिल्वर का हो जाएगा, सिल्वर का आपका लोएस्ट होता है अमंग ऑल। आगे बढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली, यस दिस इज करेक्ट। प्रोडक्ट ऑफ, ये गलत हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नो, तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन द इलेक्ट्रिक, तो मतलब पैरेलल में क्या है, किसको यूज करते हैं, तो आपका फ्यूज को भी सीरीज में, एमीटर को भी सीरीज में, कैल्वेनोमीटर को भी सीरीज में करते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वोल्ट मीटर हो जाएगा। द हीट प्रोड्यूस बाय द करंट इन वायर ड्यूरिंग टाइम t इज डिटरमाइंड बाय H इक्वल्स टू I² RT, ये आपका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।